अरे ऑफ द बॉडी, ठीक है। फोर्स इज अ पुश या पुल विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। अगली चीज, ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकता है। ओरिएंटेशन कैसे चेंज कर सकता है? देखिए, ये आपका सपोज एक क्रिकेट क्रिकेट देखते हैं आप लोग, ये आपका बैट्समैन है। अब यदि बॉल इस डायरेक्शन में यहाँ पे आई, इस बैट पे लगने के बाद बॉल आपका इस डायरेक्शन में चले गई, तो बॉल की क्या हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज हो गया। बॉल या बॉल आई, बैट पे लगी, बैट ने इस पे फोर्स लगाया बॉल पे, और ये बॉल आपका डायरेक्शन चेंज करके दूसरी डायरेक्शन में चले गई। तो इस तरीके से डायरेक्शन में चेंज हुआ। यहाँ पे देखते हैं, ये फुटबॉलर है। फुटबॉलर क्या करेगा, इस बॉल को किक करेगा। अब ये इधर भी किक कर सकता है, 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 मतलब ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फोर्स या पुश या पुल विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे देखिए, टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल में यहाँ पे क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, राइट। तो पुश या पुल करके ये आपके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं बॉल की, फुटबॉल की, राइट। ऐसे डायरेक्शन चेंज हो सकती है। यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, शेप ऑफ द बॉडी। शेप कैसे चेंज होगा? जैसे ये आपका कोई बॉल है, ठीक है, कोई बॉल है या कोई टमाटर मान लीजिए, इसको इसको यदि आप पिचकाओगे, इस पे कोई पुश करोगे, इसको आप पिचकाओगे, तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका एक तरीके से फोर्स ही है। जो मैंने इसको पिचकाया ना, एक तरीके से मैंने फोर्स लगाया है, ठीक है। तो फोर्स क्या है आपका, फोर्स आपका पुश या पुल है, विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी एंड शेप ऑफ द बॉडी। फोर्स क्या है, पुश है पुल है, विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी और शेप ऑफ द बॉडी। याद रहेगा? ओके। अब इस फोर्स को आने वाले टाइम में हम क्लासीफाई करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं न्यूटन के लॉस क्या क्या थे, ठीक है। देखिए, न्यूटन ने मोशन को लेके 3 लॉस दिए, ठीक है, 1 2 3। वन बाय वन सबकी स्टडी करता है। सबसे पहला फर्स्ट लॉ। देखिए, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट, देख पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। A, a body remain in the state of rest, uniform motion in straight line unless until an external को act on it। क्या बोला इसने, यदि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और कोई ऑब्जेक्ट यदि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, कोई ऑब्जेक्ट यदि रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट यदि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, जब तक कि इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। क्या बोला मैंने, देखिएगा इधर। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रुका हुआ मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है, और कोई ऑब्जेक्ट है आपका कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कोई ऑब्जेक्ट आपका रुका है तो रुका हुआ रहेगा, 0 है तो 0 ही मेंटेन रहेगा, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड ही चलता रहेगा, जब तक कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, ठीक है। क्या बोला मैंने, यदि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, 5 से चल रहा है तो 5 से ही चलता रहेगा, जब तक कि इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। इसी को मैं दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकता हूँ, यदि उस रुके हुए को मेरे को चलाना है, मतलब इसकी स्पीड को 0 से कुछ और करना है, या इसकी वेलोसिटी को 5 से 6 7 या 2 3 करना है, तो मुझे फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको क्या बता रहा है, यदि मुझे इसकी वेलोसिटी को चेंज करना है, यदि मुझे इसकी वेलोसिटी को चेंज करना है, 0 से कुछ और करना है, 5 से 6 7 या 2 3 करना है, तो मुझे फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको सिंपल सा ये बता रहा है कि मुझे फोर्स की रिक्वायरमेंट है वेलोसिटी में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको क्या बताता है, वेलोसिटी में चेंज करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये सेकंड लॉ आपका बताएगा कि फोर्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ने आपको क्या बताया, वेलोसिटी में चेंज करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है। नाउ इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये आपका सेकंड लॉ बताएगा, ठीक है। और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है आपने पढ़ रखा होगा पहले, कभी नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे अब, F इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एम क्या होता है मास, ए क्या होता है एक्सेलरेशन। फर्स्ट लॉ ने आपको बताया कि मुझे वेलोसिटी में चेंज करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नाउ सेकंड लॉ बताएगा कि फोर्स की वैल्यू कितनी, और कितनी वैल्यू इसकी, मास इंटू एक्सेल एम इंटू ए, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ फर्स्ट लॉ पे, बताइएगा। एक कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल है, एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है,
सर्कुलर मोशन समझ रहे, एक सर्किल के अराउंड मूव कर रहा है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताइएगा, क्या यहाँ पे फोर्स की रिक्वायरमेंट है, क्या इस मोशन के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी? देखो 5 चेंज नहीं हो रहा है आपका, 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। फर्स्ट लॉ बोलता है कि वेलोसिटी में चेंज करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो 5 तो 5 ही मेंटेन है, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ना। फर्स्ट लॉ ये तो बता रहा है वेलोसिटी में चेंज होगी तभी तो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या देखो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? चेक करिए, देखिए भले ही इसका मैग्नीट्यूड 5 5 5 है, बट ये क्योंकि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। देखो यहाँ पे डायरेक्शन ये है, यहाँ पे डायरेक्शन है ये, यहाँ पे डायरेक्शन है ये, यहाँ पे डायरेक्शन है ये, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो भले ही 5 है बट इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी को चेंज कौन करता है? कौन करता है? फोर्स ही तो करता है हमारा वेलोसिटी को चेंज। वेलोसिटी को चेंज कौन करता है? आपका फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे आपका फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट, यहाँ पे फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और आने वाले टाइम में आप पढ़ोगे ये जो फोर्स होता है इसी को हम बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स, इसी को हम बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो डायरेक्शन को चेंज करता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में ऑलवेज आपका फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वहां पे डायरेक्शन चेंज होती है। मैग्नीट्यूड भले ही आपका सेम था बट यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही थी, मतलब वेलोसिटी चेंज, तो वेलोसिटी कौन चेंज करता है? फोर्स चेंज करता है। तो यहाँ पे फोर्स की रिक्वायरमेंट है और ये फोर्स कौन सा होता है? आपका सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, याद रहेगा। और फर्स्ट लॉ को आप एक चीज और इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए नाउ अब आता है आपके सेकंड लॉ पे। देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है, जो हमारा ये फोर्स है, फर्स्ट लॉ ने आपको बता दिया फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सेकंड लॉ आपको बताता है ये वो जो फोर्स है हमारा, ये फोर्स होता है आपका इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या बोला है इसने? फोर्स जो मेरा होता है इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पी मेरा मतलब, पी से मेरा मतलब यहाँ मोमेंटम है, पी मतलब मेरा मोमेंटम। ठीक है, और मोमेंटम आपने पढ़ रखा होगा, मोमेंटम होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। एम मींस मास, वी मतलब वेलोसिटी। ठीक है, P इक्वल टू एम इंटू वी, राइट, एम इंटू वी। एम क्या है आपका? मास, वी क्या है आपका? वेलोसिटी, और P क्या है आपका? मोमेंटम। ठीक है, ठीक है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, ये जो फोर्स है मेरा ये इक्वल है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डीपी मतलब क्या? मोमेंटम में चेंज, डीपी मीन्स मोमेंटम में चेंज, और डीपी बाई डी टी मतलब हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी। अब देखिए पी की जगह एम वी सब्सटीट्यूट करिए, एम इंटू वी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, कर सकते हैं, राइट। ओके, अब देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये नॉर्मली आपका मास आपका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये जो मास है आपका, मास इनटू वेलोसिटी लिखा है ना डिफरेंशिएशन के अंदर, मास आपका कांस्टेंट रहता है, तो मास आपका कांस्टेंट है, उसको डिफरेंशिएशन से आप बाहर ले सकते हो, राइट। ठीक है, क्योंकि मास आपका क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम कांस्टेंट होता है। हाँ, मास भी आपका वेरी कर सकता है, कुछ स्पेशल केस होता है जहां पे आपका मास वेरी करता है, जैसे इसमें से आपका एक स्पेशल केस होता है रॉकेट वाला केस। जैसे इसमें क्या होता है रॉकेट वाले केस में, आपका फ्यूल होता है इसके अंदर, वो फ्यूल आपका बर्न कर रहा होता है, राइट, फ्यूल आपका बर्न कर रहा होता है, फ्यूल बर्न हो रहा है मतलब इसका मास चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है। अब मास चेंज हो रहा है तो मास कांस्टेंट नहीं है, देन आपको आप इसको बाहर नहीं ले सकते हो। ठीक है, जब आप रॉकेट वाला केस सॉल्व करोगे तो वहां पे आप मास को बाहर नहीं लेते हो, देन आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, राइट, देखेंगे आने वाले टाइम में। बट रॉकेट वाला केस है तो वहां पे आपका मास कांस्टेंट नहीं रहता। इसके अलावा जैसे कोई एक ट्रक है, इस ट्रक में आपका ऊपर से सैंड आप गिरा रहे हो, ठीक है, सैंड आप इस पर ऊपर से नीचे से, ऊपर से आप ऐसे सैंड गिरा रहे हो। अब देखिए क्योंकि सैंड इस पे आती जा रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या है इसका? सैंड आती जा रही है, सैंड आ रही है मतलब इसका मास भी तो चेंज हो रहा है, एम क्या हो रहा है आपका? चेंज हो रहा है, राइट, मास क्या हो रहा है इसका? चेंज हो रहा है।
तो यहाँ पे भी आप मास को आप कांस्टेंट नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है मास को आप कांस्टेंट नहीं ले सकते हो, बट मोस्ट ऑफ टाइम आपका मास आपका कांस्टेंट रहता है। जैसे आप घर में थे, स्कूल आए, तो आपका मास तो ऑलमोस्ट सेम ही रहा ना, लगभग सेम है ना। हाँ, जरूर ऐसा होता है खाना खाने के बाद आपका मास थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट बहुत उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, लगभग मास आपका क्या होता है कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए आपके मास को आप बाहर ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलिए, अब मास आपका बाहर आ गया डिफरेंशिएशन से। अब डीवी बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, ये डीवी बाई डी टी मतलब क्या, डीवी बाई डी टी मतलब एक्सेलरेशन, राइट, एक्सेलरेशन। एम तो एम ही है, ए को डीवी बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका एक्सेलरेशन, राइट। आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में, डीवी बाई डी टी मेरा क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन गया एफ इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू एफ, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, याद रहेगा फॉर्मूला ये, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से हम समझ सकते हैं यदि मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी तो ज्यादा होगा, मास ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। सपोज आप बताइए, एक ट्रक है आपका और एक आपका साइकिल है, सेम एक्सेलरेशन से दोनों को चलाना है, तो किसको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, बताइए, एक जनरल व्यू बताइए। ट्रक को मैंने F1 फोर्स लगाया, साइकिल को मैंने F2 फोर्स लगाया, कौन ज्यादा फोर्स होगा सेम एक्सेलरेशन के लिए, F1 ज्यादा होगा ना। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा, ट्रक का मास ज्यादा तो इसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। ज्यादा मास मतलब ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट, ज्यादा मास मतलब ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। ज्यादा मास ज्यादा फोर्स, ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव करवाना तो ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ से एक चीज और बन सकता है क्वेश्चन, यहाँ पे F इक्वल टू क्या है, डीपी बाई डी टी। टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स आपका कम लगेगा, राइट, टाइम ज्यादा फोर्स आपका कम, और मोमेंटम ज्यादा, पी ज्यादा, पी ज्यादा, डीपी मोमेंटम में चेंज ज्यादा होगा तो फोर्स आपका ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा तो फोर्स आपका कम लगेगा। आपने देखा होगा क्रिकेटर को, जब क्रिकेटर लोग जब आप बॉल कैच करते हैं, जब फील्डर जो आपका कैच करता है तो वो बॉल को कुछ इस तरीके से कैच करता है, आपने कभी ऐसे नोटिस किया, बॉल को कुछ इस तरीके से कैच किया था, क्यों करते हैं ऐसा, क्या, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा मिल जाता है, और टाइम ज्यादा मिल जाता है तो आपने अभी अभी पढ़ा है, टाइम ज्यादा होता है तो फोर्स आपका क्या होता है, कम लगता है। टाइम ऐसा ज्यादा लगेगा तो फोर्स हाथों पे जो लगने वाला जो फोर्स है, कैच करेंगे तो हाथों पे जो लगने वाला फोर्स है तो उससे कम लगेगा, और मतलब हमारे हाथों पे चोट नहीं लगेगी, राइट। इसलिए हम बॉल को इस तरीके से कैच करते हैं, इसमें टाइम ज्यादा मिल जाता है, ठीक है, हमें कैच करने के लिए, टाइम ज्यादा फोर्स कम, ठीक है, याद रखिएगा, मास ज्यादा फोर्स ज्यादा, ठीक है। तो एफ क्या याद रखेंगे यहाँ से, फोर्स इक्वल टू डीपी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और फोर्स की वैल्यू क्या, एम इंटू ए, फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए, फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, बताइएगा। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg and force of 20 Newton is acting on it in the positive x direction and a force of 30 Newton in negative x direction, what will be its acceleration। क्या पूछा है, एक ब्लॉक है आपका 2 kg का, ठीक है, एक ब्लॉक है आपका 2 kg का, इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स मतलब ये आपका पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, ये क्या है आपका पॉजिटिव एक्स, इधर लग रहा है आपका 20 न्यूटन, राइट, इधर क्या लग रहा है आपका 20 न्यूटन, ठीक है। 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नेगेटिव एक्स में, नेगेटिव एक्स मतलब आपका इधर की ओर, राइट, यदि ये पॉजिटिव एक्स है तो ये मेरा नेगेटिव एक्स, 20 न्यूटन तो लगा इधर, 30 न्यूटन लगा मेरा इधर नेगेटिव एक्स में। आगे क्या बोल रहा है वो, व्हाट वुड बी इट्स एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ए आपको फाइंड आउट करना है, तो बताइए कैसे होगा, कैसे होगा, क्यों, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एम, फोर्स अपॉन मास, यही तो हुआ ना, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ अपॉन एम, राइट। देखिए, इधर लगा 20, इधर लगा 30, तो बॉडी किधर चलेगी बताइए, इधर की ओर चलेगी ना, इधर ज्यादा है ना, इधर इस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है, और कितना ज्यादा है, 10 न्यूटन का ज्यादा है, राइट, इधर की ओर चलेगा बॉडी, राइट, 20 इधर लगा 30 इधर लगा, तो बॉडी इधर की ओर चलेगी, और किस एक्सेलरेशन से चलेगी, आपका फोर्स कितना एक्स्ट्रा है इधर की ओर, कितना ज्यादा, 10 न्यूटन ज्यादा है, राइट, और कितना मास इसका 2 kg मास, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, राइट, एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रहेगा। चलिए,
अगला क्वेश्चन ये आप करिएगा, इजी क्वेश्चन है। कैसे होगा ये? आपको बताना हाउ मच हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1000 केजी कार एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए आपसे फोर्स पूछा गया, कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी टू एक्सेलरेट, इतना मास आपको दे रखा है कार का और आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, कर लेंगे। F इक्वल टू एम इन टू ए, मास आपको दे रखा है 1000, एम की वैल्यू आपको दे रखी है, ए की वैल्यू आपको दे रखी है। देखिए ये हो गया आपका एम, ये हो गया आपका ए, फोर्स निकाल देंगे यहाँ से F इक्वल टू एम इन टू ए से, राइट, सब कर लेंगे। थोड़ा लेवल, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ब्लॉक है, ये है आपका 10 केजी का ब्लॉक, इस पे मैं 50 न्यूटन का फोर्स यहां से 37 डिग्री बनाते हुए लगा रहा हूं, ठीक है। क्या हो रहा है क्वेश्चन में, क्या हो रहा है समझिएगा। एक 50 न्यूटन का फोर्स 37 डिग्री एंगल पे लग रहा है, ठीक है। आपको बताना है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। पहले बताओ चलेगा नहीं चलेगा? फ्रिक्शन नहीं है, मान के चलिए फ्रिक्शन की भी कोई बात नहीं हो रही है, ऐसे रखा हुआ है, चलेगा नहीं चलेगा? एक्सेलरेशन आपको बताना है। अच्छा थोड़ा इस क्वेश्चन को यदि मैं सिंपल करूं, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर पहले बता दीजिए मेरे को, क्या आंसर होता है यदि ये ब्लॉक फोर्स ऐसे ना लग के, फोर्स आपका इंक्लाइन ना रख के ऐसे लग रहा होता, अब आंसर कितना होता बताइए। अब एक्सेलरेशन पूछता तो मैं कितना होता, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन एम, फोर्स है आपका 50, मास है आपका 10, एक्सेलरेशन कितना होता 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, राइट, यही आता। बट यहाँ पे फोर्स आपका इंक्लाइन लग रहा है, राइट, फोर्स आपका क्या लग रहा है, आपका इंक्लाइन लग रहा है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, थोड़ा सोचिए। यहाँ पे तो फोर्स आपका हॉरिजॉन्टल में था तो आपने इजीली निकाल लिया, बट यहाँ पे आप कैसे करोगे जब आपका इंक्लाइंड है, बताइए। तो जब भी कोई वेक्टर आपका इंक्लाइंड होता है हम लोग क्या करते हैं, उसके कंपोनेंट करते हैं, राइट, तो इसके कंपोनेंट कर दीजिए, कुछ मत करिए, इसके कंपोनेंट करिए सबसे पहले। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में, राइट, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा बताइए, 50 ना ये हो जाएगा आपका 50, क्योंकि 37 है तो 50 कॉस 37, और ये हो जाएगा आपका 50 साइन 37, राइट, ठीक है। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है आपका 50 cos 37। अब cos 37 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, cos 37 मतलब बोलिए 4/5, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ रहा है ये 8 न्यूटन, राइट, 8 न्यूटन, नहीं कितना आया है 40 न्यूटन आ रहा है, राइट, 40 न्यूटन, राइट, 40 न्यूटन। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, 50 साइन 37, साइन 37 की वैल्यू 3/5, कितना आ गया बताइए 30 न्यूटन, राइट। तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया देखिए, 50 को मैंने ब्रेक कर दिया, 50 आपका इंक्लाइन था, देखिए 50 को मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, जैसे 10 केजी ब्लॉक है, 50 को मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। एक तो कंपोनेंट आ गया इस डायरेक्शन में, कितना आ रहा है आपका 30 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में आगा आ गया 40 न्यूटन, राइट, इस डायरेक्शन में आ गया 40 न्यूटन। अब ये बताइए, ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है जमीन पे, क्या ये कैसे ऊपर 40 न्यूटन की वजह से तो चलेगा नहीं है, इसका एक्सेलरेशन जो भी होगा इसकी वजह से तो होगा, क्योंकि फोर्स आपका ऐसे लगेगा तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में तो होगा आपका, राइट, एक्सेलरेशन आपका इसी डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन के लिए कौन आपका जिम्मेदार होगा, फोर्स 30 न्यूटन आपका रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन एम, तो यहाँ पे जो फोर्स इस बार रखा जाएगा 50 ना रख के इस बार हम क्या रखेंगे 30 न्यूटन, क्योंकि 30 की वजह से आपका ये बॉडी आगे चलेगी, 40 की वजह से, तो 40 क्या कर रहा है, इसको नीचे नीचे लगाना, नीचे डालना, नीचे आपका घुसाना चाह रहा है एक तरीके से, नीचे नीचे क्यों लग रहा है, 30 क्या लग रहा है आपको इधर क्यों लग रहा है, मतलब 30 की वजह से इसका एक्सेलरेशन होगा, राइट। मास कितना है इसका 10 केजी, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताइए, 30/10 कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, राइट, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन, इजी था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउ अब थर्ड लॉ को समझते हैं, ठीक है। जब भी कभी भी कभी ऐसा कभी आपका इंक्लाइंड आपका वेक्टर होगा, उसको सबसे पहले सोचिए, इसको ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा 50 को मैंने क्या करा ब्रेक कर लिया, राइट, 50 को मैंने क्या करा ब्रेक कर लिया,
50 को मैंने ब्रेक किया, एक आपका 50 साइन 37 और एक 50 कॉस 37, दो कंपोनेंट इसका ब्रेक कर लिया। इसकी वजह से बॉडी क्या करेगी, आपकी आगे बढ़ेगी, मतलब 30 न्यूटन की वजह से बॉडी आगे बढ़ेगी, तो मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया फोर्स अपॉन एफ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड लॉ, देखिए थर्ड लॉ क्या बोलता है, if an object exert a force on object B, then object B must exert a force or equal magnitude opposite direction back on object A। क्या बोला इसने, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक ऑब्जेक्ट है ए, एक है आपका बी। देखिए थर्ड लॉ क्या बोलना चाह रहा है, यदि ए बी पे फोर्स लगाता है, मान लीजिए ए बी पे फोर्स लगाता है एफ ए बी या एफ बी ए, ठीक है, एफ बी ए की वजह से बी पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। ए यदि बी पे फोर्स लगाता है तो बी भी ए पे सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्या बोला मैंने, यदि ए बी पे फोर्स लगाता है तो बी भी ए पे सेम अमाउंट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। मतलब यदि ए ने बी पे फोर्स लगाया बी है, तो ए भी आपका बी भी आपका ए पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको नेगेटिव डायरेक्शन का साथ लिख सकते हैं हम, ठीक है। और इसी ए ने बी पे लगाया फोर्स, इसको हम बोलेंगे एक्शन फोर्स, बी ने ए पे लगाया, इसको हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। तो इसी थर्ड लॉ को हम एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन लॉ भी आप बोलते हो, ठीक है। ए में बी पे रिएक्शन करी तो बी ने अपोजिट रिएक्शन ए पे कर दी, ठीक है। तो थर्ड लॉ को हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। एक्शन रिएक्शन से मतलब समझ रहा है, ए ने बी पे एक्शन की, रिएक्शन, ठीक है। गलत हो गया है, रिएक्शन। तो इस थर्ड लॉ को हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। ए यदि बी पे फोर्स लगाता है तो बी भी ए पे सेम अमाउंट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एग्री वेक्टर एफ बी ए इक्वल टू माइनस एफ ए बी। क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम है, डायरेक्शन दोनों की इक्वल अपोजिट में, इसको मैंने डायरेक्शन नेगेटिव में लिख दिया। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल है, ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या दोनों की इक्वल, डायरेक्शन क्या अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। ठीक है, कुछ एग्जांपल हम, अच्छा मैं यहाँ सबसे पहले एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या एक्शन रिएक्शन फोर्स आर इक्वल होता है। यदि कोई आपसे पूछता है क्या एक्शन रिएक्शन फोर्स इक्वल होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा। क्यों स्टेटमेंट रॉन्ग होगा ये, देखिए एक्शन रिएक्शन फोर्स से ओनली मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल नहीं है। एक्शन आपके इस डायरेक्शन में, तो रिएक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में हुई है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एक्शन रिएक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड भले ही इक्वल है, बट इनके डायरेक्शन अपोजिट है। तो कोई बोलता है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स आर इक्वल, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है दोनों की। फोर्स में आपका दोनों चीज पाई जाती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है दोनों के, बट डायरेक्शन दोनों की इक्वल नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक्शन रिएक्शन फोर्स आर इक्वल। याद रहेगा, ठीक है। अगला स्टेटमेंट बोलेगा, यदि एक्शन मेरा यदि ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या रिएक्शन मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। एक्शन यदि मेरा ग्रेविटेशनल, तो रिएक्शन मेरा ग्रेविटेशनल हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, देखिए एक्शन रिएक्शन फोर्स दोनों सेम नेचर के होते हैं। यदि एक्शन आपका ग्रेविटेशनल, तो रिएक्शन भी आपका ग्रेविटेशनल होगा। एक्शन यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो रिएक्शन भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। एक्शन यदि आपका न्यूक्लियर है, तो रिएक्शन भी आपका न्यूक्लियर फोर्स ही होगा, ठीक है। जैसा एक्शन होगा वैसे ही रिएक्शन होगा, ठीक है। दोनों का नेचर क्या होगा, सेम होगा। दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल नहीं है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन फोर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। अगला स्टेटमेंट, एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या दोनों एक ही बॉडी पे लगते हैं। गलत, एक्शन रिएक्शन फोर्स दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है। एक्शन देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक्शन बी पे हुई तो रिएक्शन किस पे हुई आपकी, ए पे। एक्शन बी पे हो रही है तो रिएक्शन किस पे हो रही है, ए पे हो रही है। तो दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है। यदि सोचो एक ही बॉडी पे लगते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक ही बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगते हैं, ये हो गया आपका एक्शन, ये हो गया आपका रिएक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो ये बॉडी कभी चल ही नहीं पाती, राइट। दोनों आप दूसरे को कैंसिल कर देते, क्योंकि दोनों आपके इक्वल है ना, एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को इक्वल कर कैंसिल कर देते, कभी बॉडी कोई चल ही नहीं पाता, दुनिया में कोई चीज चल ही नहीं पाती, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स दोनों एक बॉडी पे नहीं लगते, दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, ठीक है। इतनी चीजें याद रखिएगा, ठीक है।
कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं डे टू डे लाइफ के आपके थर्ड लॉ के। देखिए, जब भी कोई कोई पिस्टल चलाता है ना, तो क्या होता है, बंदूक तो आपकी गोली क्या होता है, आपकी आगे की ओर आती, गोली तो आपकी आगे की ओर आती है, बट जो आपको झटका जो लगता है पीछे की ओर लगता है। और पीछे की झटका क्यों लगता है, सोचिए क्या हुआ। जब गोली आगे निकली तो गोली तो आगे की ओर चले गई, जो इसका रिएक्शन होगी वो क्या होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, इसलिए बंदूक क्या होती है, आपके पीछे की ओर जाती है। आप जो चलते हैं, जब आप चलते हैं ना, वहां पे आपका न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा होता है। कैसे होता है, जब आप चलते हो ना, तो आप जमीन को पीछे की ओर धक्का देते हो, जमीन को आप पीछे की ओर धक्का देते हो, जमीन आपको आगे की ओर धक्का देती है। आपने क्या किया, जमीन को पीछे की ओर धक्का दिया, तो जमीन ने आपको आगे की ओर धक्का दिया, तो मतलब एक्शन रिएक्शन हुआ। ठीक है। और आप जब स्विमिंग करते हैं, आप स्विमिंग करते हैं तो क्या होता है, जैसा आपको स्विमिंग करता है, आपने देखा होगा, स्विमिंग करते समय हम ऐसे चलते हैं, तो पानी को हम ऐसे पीछे फेंकते हैं। हाँ, स्विमिंग करते हैं पानी को हम ऐसे पीछे फेंकते हैं, उससे क्या होता है, हम पानी को पीछे की ओर धक्का देते हैं, पानी बदले में हमें आगे की ओर धक्का देता है। तो ये सब आपके डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल है न्यूटन के थर्ड लॉ के। ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बता रहा है, यदि एक एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगाती है, दूसरी बॉडी पे एक पहले बॉडी पे सेम अमाउंट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। ठीक है। इन दोनों एक्शन रिएक्शन को, इसको एक्शन रिएक्शन फोर्स लॉ भी बोलते हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्स आपके मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में इक्वल नहीं है। ठीक है। दोनों सेम नेचर के होता है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखिएगा। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स की हमने पहले बात की थी, हमने फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ देख लिया। फर्स्ट लॉ ने हमें क्या बताया, वेलोसिटी में चेंज करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। नाउ सेकंड लॉ हमें बता रहा है कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू कितनी है, एम इंटू ए, इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, एम इंटू ए, याद रहेगा। और थर्ड लॉ क्या है आपका, एक्शन रिएक्शन लॉ है। ठीक है। थर्ड लॉ क्या है आपका, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है। तो हमने तीन लॉ की बात करी, इसके अलावा हमने फोर्स की बात की इस वीडियो में। ठीक है। आने वाले वीडियो में हम फोर्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे, फोर्स कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं आप। ठीक है। ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।